लास्ट क्लास में हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। तो अभी एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम नए टॉपिक पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे चलेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन, सेम क्वांटिटी ऑफ same quantity of electricity was passed through चलिए pass through solution of salt of elements A, B and C with atomic weight 727 48 727 and 48. Full stop. The masses of ABC, AB and C deposited where 2.1 ग्राम, बोलिए बाहर, 2.7 ग्राम 7 point and 7.2 ग्राम respectively. The valency of A, B and C, respectively are चलिए बनाइए तो। इसीलिए हम अटेंडेंस बनवा रहे हैं, है ना? अटेंडेंस होना चाहिए कम पूरा। क्वेश्चन समझे तो हमको बताइएगा। क्या एटॉमिक वेट है, atomic weight 727 and 48. The masses of ABC deposited were 2.1, 2.7 and 7.2 gram respectively. The valency of A and B C respectively. ये कौन से लॉ से बनेगा? फैराडे का कौन सा लॉ से बनेगा? सेकंड लॉ से बनेगा। फैराडे का सेकंड लॉ से बनेगा।
A, B and C deposited were 2.1 gram, 2.7 gram and 7.2 gram respectively. The valency of A and B, C, A, B and C respectively are. हाँ, weight of A, equivalent weight of A, weight of B, equivalent weight of B, weight of C, equivalent weight of C. इस फॉर्मूला से बनाइए। आप इसको यहां ले जाते तो इसको इधर जाता है ना, ये बात तो वही फॉर्मूला था। चलिए चलते आज इसी से बनाते हैं हम लोग। आगे देखिएगा कितना ए डिपॉजिट हुआ है, 2.1 ए डिपॉजिट हुआ ना, उसको ए मान लीजिए। इक्विवेलेंट वेट एक कितना होगा, एक एटॉमिक वेट कितना है 7। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय 1 है। वैलेंसी, वैलेंसी हमको मालूम है क्या, वैलेंसी हमको मालूम है क्या, वैलेंसी तो निकालना है, वैलेंसी नहीं निकालना है तो हमको 7/A कर लीजिए इसका, तो हमको नहीं मालूम है वैलेंसी होगा। ए का एटॉमिक वेट कितना है 7, 7/A हो जाएगा वैलेंसी। एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बताया। सेकंड बी का देखिए तो 27 नहीं 2.7 डिवाइडेड बाई 2.7 डिपॉजिट हुआ है ना, 27/B इसका वैलेंसी। फिर तीसरा का 7.2 48 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए तो 0.3A हो जाएगा, होगा। इसको करेंगे तो 0.1B, इसको करेंगे तो बताइए 12 24 से 24 3.32 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 1.5 होगा। यहाँ पे कितना 24 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 से 24 2 जा एंड 24 3 जा, 24 2 जा एंड 24 3 जा और 0. ये 2 हट जाएगा है ना, 2 हट जाएगा है ना, 2 ऊपर चला, सी जाएगा ऊपर, 2 नहीं जाएगा। .3C यहाँ जा दिख रहा है पूरा सब कुछ, देख लीजिए यहाँ पे 0.3C हो गया। अब पॉइंट सब जगह से हटाएंगे तो यहाँ पे 3A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2C हुआ। ये वैल्यू ठीक आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, हमको लग रहा है ठीक है। अच्छा 1.5 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। कितना होगा यहाँ वैल्यू 0.03 होगा यहाँ पे, हमको लगता है। कितना होगा, डिवाइड कीजिए तो इसको, डिवाइड कीजिए इसको 7.2, अरे को देखिए 7.2 डिवाइड बाई 48 10⁻⁻1 कर लीजिए, हटाइए इसको, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। 0.15 0.15 होगा यहाँ पर, रुकिए ये पूरा सॉल्व करने के बाद 0.15 0.15 सी, तो ये 1.C, एक एक डेसिमल हटा दिया सब जगह से, हुआ। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब निकालिए तो वैलेंसी, यहां से ए बी सी का रिलेशन निकलिए। अगर बी को हम 1 मान लें, ए का वैल्यू कितना होगा 3A हो जाएगा,
1/3, 1/3। चलिए यहां से करते हैं, इफ b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/3, और c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, उतने के 1/1.5, 1/1.5 कितना हो जाएगा बताइए, 2/3 कितना होगा ये, 2/3 होगा। तो इसको हटा के पूरा कर लीजिए, 2/3 हटाइए, इसको पूरा हम कर लेते हैं, यहां पे देख लीजिए 2/3। ये देखिए सबसे एडवांस क्वेश्चन हम बना रहे हैं, है ना, सबसे एडवांस क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए अब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन में चलते हैं, यहां से हटाते हैं, फाइनल कैलकुलेशन में चलते हैं। अब तो रेशियो आ गया ना मेरा, रेशियो आ गया, वैलेंसी निकाल रहे हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं वैलेंसी। ए का वैल्यू कितना 1/3, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2/3। क्या करें हम सबको होल नंबर में ले जाने के लिए, होल नंबर में ले जाने के लिए क्या करें बताइए। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिस इज द वैलेंसी, ए का वैलेंसी 1, बी का वैलेंसी 3 और सी का वैलेंसी 2। देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं एडवांस क्वेश्चन के, उसको बार बार देखिए, एनालिसिस कीजिए, इससे आसानी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं जाइएगा। क्वेश्चन पहले यहां समझ में आया कि नहीं बताइए, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हटाएं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक, ये बैटरी, यहां सॉल्यूशन डालें। तो पहले हमको बताइए व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम कि पानी जो होता है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर, प्योर वाटर से करंट ज्यादा फ्लो नहीं करता है, लेकिन सुनते हैं कि बिजली का तार पानी में गिर गया तो आदमी, अरे प्योर पानी रहेगा तब ना, प्योर पानी रहता है तो बच जाता है आदमी, पानी में गंदगी रहता है उसके चलते कांड हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब ये सेल है, इस सेल के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसमें से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या बोले हम, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है ऐसा समझिए। पानी जो है, पानी सेल्फ आयोनाइज करता है और यह क्या बनता है H+, और आपको मालूम है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं पानी वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर करंट कौन कैरी करता है, आयंस, है ना। अगर आयंस का संख्या कम रहेगा तो करंट कम जाएगा। अब ये कितना कम होता है आप सोच सकते हैं, 25 डिग्री पे कितना रहता है इसका कॉन्सेंट्रेशन, याद है, इक्विलिब्रियम पढ़े हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए ना KW का वैल्यू कितना होता है, ये होता है, याद है ये सब चीज। ये कैसे आता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है 10⁻⁻⁷, बहुत कम है इसका भी। तो आयंस का संख्या कम, तो प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इसमें आयंस का संख्या नहीं बढ़ाइएगा तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ठीक से नहीं करेगा। तो आयंस का संख्या कैसे बढ़ेगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट डालिए। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे, जैसे नमक हुआ, नमक डालिए, जैसे ही नमक डालिएगा ये क्या हो जाएगा Na+Cl में, ये आयंस का संख्या बढ़ा ना आपको, इसी को तो इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाए, ऐसा कोई भी सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयन देगा,
और आयन देगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या हुआ? सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग लिख लीजिए, सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट। substance that helps in conducting, substance that helps in conducting electricity, substance that helps in conducting electricity है ना, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके का, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं, इधर देखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे जिसको हम पानी में डाले और वो पूरा का पूरा आयोनाइज कर गया, 100% आयोनाइजेशन हो गया, जैसे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नमक, इधर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। HCl हो गया, NHNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको पानी में डालिएगा तो 100% आयोनाइज कर जाएगा, तो आयंस का संख्या ज्यादा हो जाएगा, और आयंस का संख्या ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। कॉपी खत्म। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोड। व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोड? वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में जब डालिएगा ना तो नंबर ऑफ आयंस का संख्या बहुत कम निकलेगा उसमें से, और कम आयन निकलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ा धीरे धीरे कम आएगा उसमें। तो कौन कौन सा है सब्सटेंस बताइए तो? एसिडिक एसिड, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड्स होता है ना, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी है एक, फिर टार्टेरिक एसिड, जितना भी ये सब है, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हो गया? चलिए नीचे वाला हटा रहे हैं, चलिए। शिव आया कि नहीं घर से? कितना इन लोगों को आराम। टेस्ट दिया था सब कोई ना? शिव दिया था टेस्ट? कैसा हुआ टेस्ट? कितना? 25 में? क्वेश्चन गलत था? अच्छा, और एक कैलकुलेशन, एक और कैलकुलेशन होगा कि टेम्परेचर इतना से इतना में इतना, वो वाला में सब कुछ फंसा होगा, हम जान रहे हैं। हम थोड़ा एक क्वेश्चन तो डालेंगे, एक दो क्वेश्चन हर समय डालेंगे उस टाइप का नहीं। चलिए चलिए देखते हैं, यहाँ हटा दे। किसका? वीक का यहाँ तो लिखे एसिडिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टार्टरिक एसिड, दीज। हाँ, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, जितना ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड, जितना भी आप ऑर्गेनिक एसिड्स होगा, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अगला जो टेस्ट लेंगे हम, दोनों चैप्टर मिला कर लेंगे अब, है ना, और मिक्स करते चलेंगे हम, केमिकल काइनेटिक्स का और नहीं इसका लेंगे, जीओसी का लेंगे, जीओसी केमिकल काइनेटिक्स चलेगा, नेक्स्ट वीक लेंगे, और हर वीक चलेगा टेस्ट। काहे का? ना स्पीड नहीं पकड़िएगा आप लोग, एकदम ऑन द टोज रहिए, एकदम स्पीड पकड़े रहिए। देखिए प्रेशर के अंडर प्रेशर ही आदमी काम करता है। थोड़ा सा रिलैक्स हम छोड़ देंगे ना, थोड़ा सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे ना। किसका? 17 तो बड़ा आसान है, 17 में क्या है? ना भाई, अरे 20 नंबर सबको किया होगा रॉन्ग। चलिए रखिए उसको बाद में बात करते हैं। हाँ हम करवा देंगे, चलिए इसको रखिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन
जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आएगा एग्जाम में, लेकिन हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डालेंगे। क्या है कि आप दिमाग खपाइए, उसमें लगाइए, देखिए आएगा तो दिमाग खपाइए उसमें आप लोग। 1-2 गलत होगा, नहीं तो रिलैक्स हो जाइएगा, बोलेगा सब तो बनिए जा रहा है, सर दे रहे हैं, सब बनिए जा रहा है। बन जा रहा है तो टेंशन खत्म हो जाएगा आपका, टेंशन में रहिए आप लोग, तो काम होगा, है ना। चलिए ये खत्म हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या समझना है इसमें, देखिए हम लोग अगर 11th 12th या ग्रेजुएशन में फिजिक्स रखे होंगे तो हम लोग पढ़े थे मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस पढ़े है ना। वायर्स के अंदर करंट कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, है ना। तो फिजिक्स में हम लोग को मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मतलब सॉल्यूशन के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। हमको बताइए, यहां ये वायर है, इसमें करंट कौन कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्यूशन के अंदर करंट कौन कैरी कर रहा है? आयंस। व्हाट इज करंट? करंट इज उस दिन बताया था ना, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही ना होता है। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। सॉल्यूशन में क्या इलेक्ट्रॉन है? सॉल्यूशन में क्या होता है? आयंस, दैट इज अ चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल करंट कैरी करेगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए हेडिंग देखिए, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन के द्वारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वही चेक करना है। समझ में आया? सॉल्यूशन में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हमको देखना है। तो हम लोग को पहला टॉपिक पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग, किस किस फैक्टर पे। अब तो ये तो समझ गए ना कि सॉल्यूशन के अंदर करंट कौन कैरी करेगा? आयंस। तो क्या क्या फैक्टर है जिससे कि इलेक्ट्रोल सॉल्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा? व्हाट आर द फैक्टर विच हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग डालिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसका आंसर 1.9 है, 1.9 है इसका आंसर। चेक करेंगे हम लोग, बनाएंगे। नहीं दिया है, कितना कितना ऑप्शन है देख ले हमको, हम आंसर भी भूल रहे हैं क्या? 1.7 है शायद, 1.7 होगा, 1.9। देख लेते, देख लेंगे, चलिए हम देख लेंगे। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अब समझिएगा यहाँ पे, यहां सॉल्यूशन के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि आयंस का मूवमेंट कैसा है। ठीक है, अगर आयन का मूवमेंट फास्ट होगा तो करंट क्या होगा? जल्दी जल्दी जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए जैसे हम लोग मोटा तार ले, एक पतला तार ले, किसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा? मोटा वाले में। मोटा वाले में एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा। पतले वाले में रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो फ्लो ऑफ करंट विल, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाता है। उसी तरह से यहां पे अगर आयंस का मूवमेंट फास्ट है तो करंट क्या होगा? ढंग से फ्लो करेगा, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर आयंस का मूवमेंट स्लो हो गया तो करंट का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है? स्ट्रांग और वीक के केस में हम बात कर रहे हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो क्या होगा? कंडक्टेंस ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा? आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो क्या होगा? आयोनाइजेज मोर, हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ये होगा, बताइए। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो ज्यादा आयोनाइज करेगा, तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेस लेस
कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। पहला फैक्टर देख लिए कि सॉल्यूशन के अंदर करंट ज्यादा कब फ्लो करेगा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालिएगा, नंबर ऑफ आयंस का संख्या बढ़ेगा, उसमें कंडक्टेंस बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट डालिएगा तो बहुत कम टूटता है वो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, सल्फर, ये सब खाइएगा आप लोग? नहीं ना खाइएगा भाई, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको तेजाब बोलते हैं, तेजाब जानते हैं। लेकिन वही एसिड ऑर्गेनिक एसिड जो होता है खाने पीने का सामान में जो होता है ना, जैसे दही में आप लैक्टिक एसिड ले लीजिए, है ना, इमली में टर्टरिक एसिड ले लीजिए, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, दीज आर वीक एसिड। विनेगर ले लीजिए, आप चाउमीन में खाते हैं, दीज आर वीक एसिड। और वीक एसिड जो होता है बहुत कम आयोनाइज करता है। एक मिनट होल्ड। हेलो, हाँ राकेश बोलिए। अभी अभी हम दूसरे जगह पे हैं ना, क्लास में हैं, तो हम 1 घंटे बाद चेक करके बताते हैं, ठीक है? ठीक। हुआ? यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर हमको बताइए, सॉल्यूशन के अंदर एक बड़ा आयन है और एक छोटा आयन है, किसका मूवमेंट ज्यादा होगा? छोटा का मूवमेंट ज्यादा हो। ऐसे भी देखते दुबला पतला आदमी दौड़ता है को, मोटा आदमी कहां से दौड़ेगा, है ना? तो साइज ऑफ द आयंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, कितना बड़ा साइज है ना? तो हम लोग लिखेंगे दूसरा, साइज ऑफ आयंस एंड इट्स सॉल्वेशन। क्या चीज? साइज ऑफ द आयन। और नहीं, सेकंड पॉइंट, किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है वो देख रहे हैं हम। हाँ, पहला नेचर था, दूसरा पॉइंट हो गया साइज ऑफ द आयन एंड इट्स सॉल्वेशन। अब देखिए हम क्या बोले कि अगर साइज बड़ा रहेगा या फिर सॉल्वेशन ज्यादा हो गया। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेशन का मतलब होता है कोई आयन रहेगा ना, जैसे आयन है, मान लीजिए ये लिथियम आयन है, तो इसके ऊपर पानी जब डालिएगा तो ये निगेटिव है और ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बहुत सारा पानी का मॉलिक्यूल घेर लेगा इसको और बहुत सारा बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, मतलब पानी चिपक रहा है उसपे। और पानी चिपकेगा, छोटा आयन जितना भी रहता है ना उतना पानी ज्यादा चिपक जाता है, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, उसी को सॉल्वेंट पानी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। लेकिन सॉल्वेशन कॉमन वर्ड होता है, कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लीजिए, है ना? यही अगर पानी रहता तो यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हाइड्रेशन। तो जितना छोटा आयन रहेगा उतना ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल चिपकेगा, और ज्यादा पानी का मॉलिक्यूल चिपकेगा तो वो बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्लो। और जितना बड़ा आयन होता है ना उसमें सॉल्वेशन कम होता है, समझ में आया? सॉल्वेशन कम होता है बड़ा आयन में, हम सब लिखवाएंगे, बड़ा आयन में सॉल्वेशन कम होता है कंपेयर टू छोटा आयन। इसीलिए क्या होता है, बड़ा आयन का मूवमेंट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू छोटा। उल्टा कंडीशन चल जाता है, यहाँ पर दिखाते हैं आपको, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा बस। ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन और ग्रेटर द सॉल्वेशन, greater the solvation, less is the conductance, less is the conductance, less is the conductance। समझ में आया? अब अगर साइज बड़ा रहा या फिर ग्रेटर सॉल्वेशन हो रहा है, ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस स्लो हो जाएगा। और ग्रेटर सॉल्वेशन कहां पे होगा? छोटा आयन में, तो हम बता दिए, इसको लिख लेते हैं। सॉल्वेशन, एक मिनट, साइज कम तो सॉल्वेशन ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज,
साइज छोटा रहेगा तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा। बताइए, या देखिए साइज अगर ग्रेटर रहे आयंस का या फिर सॉल्वेशन अलग ज्यादा हो जाए, दोनों। एक मिनट, इसको इसको अलग अलग पढ़िए, इसको अलग देखिए, इसको अलग देखिए। अगर साइज बड़ा है या फिर सॉल्वेशन ज्यादा हो गया है, उस केस में मूवमेंट क्या हो जाएगा? दो अलग अलग केस है ये, दो अलग अलग केस। इसको सॉल्वेशन से मत मिलाइए, इसको सॉल्वेशन से मत मिलाइए अभी। या तो साइज बड़ा रहे आयन का या फिर सॉल्वेशन से के कारण उसका साइज बड़ा हो जाए। समझ में आया? दो केस। हम क्या बोले, साइज बड़ा रहेगा तो सॉल्वेशन नहीं होगा, कम होगा उसमें, लेकिन बहुत बड़ा साइज है तो सॉल्वेशन नहीं भी हो तभी तो उसको शुरू हो जाएगा मूवमेंट। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? या तो साइज बड़ा रहे या सॉल्वेशन होने के बाद वो साइज बड़ा हो जाए, तब क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। वही तो बताने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया? अब देखिए इसको रिलेट करते हैं कैसे। मान लीजिए ये लिथियम आयन है, ये लिथियम आयन है, ये लिथियम आयन है, फिर ये सोडियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है, ये रुबिडियम आयन है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ज्यादा कहां पे होगा? ये पढ़िए, इधर हो जाएगा। कंडक्टेंस ऐसे होता है ना? सॉल्वेशन बढ़ जाएगा, लिथियम में बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पानी चिपके बड़ा हाथी जैसा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, उसका मूवमेंट एकदम कंपेयर टू इससे फिर भी यहाँ पर बहुत हैवी हो जाता है। आप देखिए ये चीज कहां पढ़िएगा मालूम है? एस ब्लॉक चैप्टर जाइएगा ना, अगर एनसीईआरटी बुक रखे हैं एस ब्लॉक में जाइएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, है ना? इसको देखिएगा, एस ब्लॉक में दिया होगा। देखिए सॉल्यूशन के अंदर या तो आयन का साइज अपने आप में खुद में ही बड़ा है या फिर कोई छोटा ही आयन हो लेकिन पानी इतना चिपक गया कि बड़ा हो गया। दोनों के केस में क्या हुआ? कंडक्टेंस। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ, मतलब अब आयंस का मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो कंडक्टेंस तो कम हो जाए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, ये वाला। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इसमें ज्यादा होगा रुबिडियम में, भले ही साइज छोटा है लेकिन उसका सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां पे और भारी हो जाएगा पूरा, है ना? उसको ऐसे करके दिखा सकते हैं आप। लिथियम ऐसे रहेगा, सॉल्वेशन ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, 3-4 लेयर सॉल्वेशन होता है, बड़ा आयन हो जाता है, एकदम भारी, पानी पूरा चिपक जाता है इसके ऊपर। चलिए 2 पॉइंट समझ लिए आप लोग। तीसरा में चले, तीसरा 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 नेचर ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब क्या है? सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है? हमको बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट कहां आयनाइज ज्यादा करेगा, पोलर में कि पोलर में? पोलर में होता है, जानते हैं ना? और इलेक्ट्रोलाइट सब तो पोलर होता है, आपको मालूम है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेज greater in polar solvent, hence conductance increases, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, है ना? पोलर में डिजॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो पोलर नेचर का होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना? पोलर तो ही है। और पानी भी क्या है? पोलर। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में पॉजिटिव, पोलर में क्या है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज ग्रेटर इन द पोलर सॉल्वेंट, आयनाइज करेगा ज्यादा, हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। और दूसरा फैक्टर हमको बताइए, आप इलेक्ट्रोलाइट लिए और एक विस्कस सॉल्वेंट है, विस्कस सॉल्वेंट का मतलब समझिए कि आयन के लिए
इलेक्ट्रोलाइट को लीजिए, एक को पानी में डिजोल्व कर दीजिए, एक को हनी में डिजोल्व कर दीजिए, मूवमेंट कहाँ ज्यादा होगा? पानी में। विस्कस ज्यादा रहेगा तो मूवमेंट आयन का क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा ना, वही चीज है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए? उसको कम कीजिएगा तो कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है टेम्परेचर, बताइए। चौथा, टेम्परेचर से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो आयन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाएगा कि नहीं उसका? गर्म कीजिएगा तो आयन का मूवमेंट क्या होगा? भागेगा जल्दी जल्दी इधर उधर, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। हो गया? चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, थोड़ा सोच के बोलिएगा आंसर। अगर कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत ज्यादा कर दिए तब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दिए तब क्या होगा? ज्यादा करेगा, सोच के बोलिए, वही बोलिए। देखिए जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे दीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे अगर मेन रोड में जाम लग जाए तो गाड़ी आगे बढ़ेगा, वही कहानी है यहाँ पे। अगर आयन बहुत ज्यादा हो गया तो उसका फ्लो में क्या हो जाएगा? रुकावट हो जाएगा ना। और हाईवे में गाड़ी कैसे चलता है देखते हैं ना, खुला रोड में। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर देने से भी क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा। समझ में आया? ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखिएगा ना तो आयोनाइज बहुत कम करेगा। आपको मालूम, ये पढ़े, वही तो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोग पढ़े नहीं है। इक्विलिब्रियम पढ़ते तो वहां मालूम चलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट 5 से 10% आयोनाइज करता है केवल, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अगर पानी डाले हैं उसमें तब। लेकिन जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या हो रहा है? घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? आयोनाइज बहुत कम करेगा, वो और कम करेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में अलग अलग केस। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दीजिएगा तो आयंस का संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। और बहुत ज्यादा हो जाने का क्या होगा? आप देखिए, ये पड़ोस में सोडियम है, बगल में माइनस है, तो ये जाएगा, भागेगा क्या ऐसे ऐसे, वो आपस में चिपक जाएगा इस करके। तो रुकावट ना हो रहा है ये चीज। अरे इसको भागना चाहिए, पॉजिटिव को इधर जाना चाहिए, नेगेटिव को इधर जाना चाहिए, तब करंट फ्लो करेगा। लेकिन वो अड़ोस पड़ोस में है, उसको जाने के उधर चिपक जाएगा अपोजिट चार्ज पार्टिकल वहीं पे, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा ना, तो पहले वो 5% आयोनाइज करता था, अब 4% आयोनाइज करेगा, 3% आयोनाइज करेगा। तो आयोनाइजेशन का परसेंटेज क्या हो गया? कम। आयोनाइज कम करेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या है सोल्यूशन में? कम। और कम रहेगा तो कंडक्टेंस कम ही ना हो जाएगा। दोनों का केस अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग 5वां पॉइंट में चलते हैं। 5वां पॉइंट में हम क्या बोले? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हायर द कॉन्सेंट्रेशन लेस विल बी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस देखिएगा, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस बता रहा है। हायर द कॉन्सेंट्रेशन लेस विल बी द कंडक्टेंस,
less will be the conductance, because interionic attraction increases. Interionic attraction increases. हो गया. नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखते हैं हम लोग. वीक इलेक्ट्रोलाइट, higher the concentration, less will be conductance, क्यों? due to decrease in ionization of electrolyte. क्लियर है यहां तक? यहां पर बहुत स्टूडेंट लोग फंस जाता है इस केस में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे. दोनों में डिक्रीज करेगा. दोनों स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा कि अट्रैक्शन हो जाएगा, और वीक के केस में आयोनाइज ही नहीं करेगा, ज्यादा डालिए ज्यादा. देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट कब आयोनाइज करता है? उसमें जितना ज्यादा पानी डालिएगा ना, डाइल्यूशन कीजिएगा, टूटता चला जाएगा. जैसे इसको समझिए, इक्विलिब्रियम से समझा रहे हैं आपको. देखिए CH3 COOH प्लस H2O, ये आयोनाइज करेगा CH3 CO माइनस H3O प्लस, ऐसे करेगा. लीच एडेलियस प्रिंसिपल तो आप लोग पढ़े हो ना, कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, उस कंडीशन में अगर कॉन्सेंट्रेशन किधर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, ऐसा पढ़े हैं कि नहीं? देखिए ध्यान से समझिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. मान लीजिए पानी जब हम कम डाले हैं, पानी कांस्टेंट कर दिया, 100 ml डाल दिया पानी, उस कंडीशन में देख रहे हैं कि 5% टूट रहा है. इधर क्या हुआ? 5% टूटा, तो आयंस तो 5% ना अभी, और ये इक्विलिब्रियम पे आ गया. इक्विलिब्रियम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है क्या? कांस्टेंट हो जाता है ना, फिक्स हो गया. अब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, क्या करेंगे? किसका इधर क्या चीज बढ़ाएंगे हम? पानी बढ़ाइएगा. इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा तो इधर लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आयोनाइज ही नहीं करेगा. ये आयोनाइज कैसे करिएगा? जैसे जैसे डाइल्यूशन कीजिएगा, जैसे जैसे पानी डालिएगा, वैसे वैसे ये टूटेगा. लेकिन आप पानी बढ़ा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा रहे हैं. देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन का ना बात हो रहा है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं आप, इसका अमाउंट बढ़ा रहे हैं. जब इसको फिक्स कर दिए हैं आप, अब इसका अमाउंट बढ़ाइएगा तो आयोनाइजेशन का संख्या क्या होगा? इधर कम हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लियर हुआ? तो वीक हो या स्ट्रांग हो, दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन दोनों का रीजन अलग अलग. दोनों का रीजन, स्ट्रांग के केस में जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो ऑपोजिट चार्ज आयन आपस में चिपकने लगेगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन होने शुरू हो जाएगा, उससे नंबर ऑफ आयन का संख्या अचानक गिर जाएगा. वीक के केस में आयोनाइजेशन ही कम हो जाएगा, आयोनाइजेशन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम हो जाएगा. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है. नाउ ये सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, यहां से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है बहुत. नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, एक मिनट, स्टेटमेंट में फंसा जाएगा. स्टेटमेंट हम सब लिख दिया ना, स्टेटमेंट समझ में आ गया सब कुछ. स्टेटमेंट अलग अलग डाल देगा. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड. किस किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ कुछ डाल देगा आलतू फालतू. टॉपिक बता के 3 क्वेश्चन खराब. वही तो बता रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं. सुनिए, आपको क्वेश्चन क्या देगा? 5 फैक्टर हुआ ना, हम दिखवाए ना आपको, किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है. इसके अलावा कुछ भी रहेगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा. अब बोलेगा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड, और उसमें एक ऑप्शन में डाल देगा प्रेशर भी. तो प्रेशर से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. समझ में आया? या फिर
आपको आयंस का दे देगा, 4-5 आयंस दे देगा, बोलेगा ऑर्डर बनाइए तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसा ये करेगा। तो ऑर्डर में हम जो लिख के आए हैं ना, वो वाला फेमस क्वेश्चन है, वो बार बार पूछता है। ठीक, इसी टाइप का है। चलिए, जैसा जैसा हम लोग क्वेश्चन जब डील करेंगे ना, तो सारा क्वेश्चन हम ले लेंगे, हैंडल कर लेंगे उस समय। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बोल हम रहे हैं, प्यास तुमको लग रहा है? फिजिक्स में आप लोग ओम्स लॉ तो पढ़े होंगे, रेसिस्टेंस। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रेसिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे भाई, हम लोग कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, रुकावट के बारे में नहीं। भाई कितना करंट फ्लो करेगा सॉल्यूशन को, पानी का भी दिक्कत है क्या? अच्छा, समझ में आया? देखिए, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं, वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो नहीं पढ़ते हैं, कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है भाई, ये नहीं पढ़ते। ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस डायरेक्टली पर रेसिस्टिविटी इंटू L/A, है ना? बड़ा बरसात में भी पानी का दिक्कत है। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, क्लास करने वाला हूँ। ठीक, क्या? चलिए, तो ये हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, ओम्स लॉ ये क्या बोलता है? रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? A। मतलब अगर एरिया क्रॉस मोटा तार है, अगर मोटा तार है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो गया मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, मोटा तार में करंट ज्यादा फ्लो करता है, मालूम है? और लेंथ का मतलब वायर का लेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा। जितना लंबा तार, आपको मालूम है इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, उसका 60% ही घर पहुंचता है, 40% बर्बाद हो जाता है। पावर हाउस में जितना प्रोडक्शन होता है ना, पावर प्लांट में, वहां से जो घर पे आता है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 40% बर्बाद होता है। क्यों? हीट के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में जाता है ना, वायर से करंट फ्लो कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, हीट के चलते 40% वेस्ट हो जाता है। अच्छा, उससे बचने का एक ही उपाय है कि सिल्वर का बना दीजिए वायर, तो सिल्वर का वायर बनेगा तो रातें रात चोरी हो जाएगा पूरा, है ना? वो भी दिक्कत है, क्या करिएगा, सब कुछ देखना है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, किसका? मेटेलिक कंडक्टेंस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, रुकावट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कितना फ्लो कर रहा है करंट वहां से, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है और वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो रेसिस्टेंट तो रुकावट हो गया, और कंडक्टेंस क्या बोलेंगे, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए? तो हम लोग क्या बोलेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, एक मिनट रुकिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस is called conductance। कंडक्टेंस क्या हुआ? रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा हुआ ना, क्योंकि हम लोग रेसिस्टेंस का बात नहीं करने वाला है यहाँ पे, हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट विल बी जस्ट उसका उल्टा, रेसिस्टेंस का जस्ट उल्टा। तो इसको हम लोग G इज इक्वल टू 1/R कर दें। G इज कंडक्टेंस, G इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ उल्टा किसका? रेसिस्टेंस का, कंडक्टेंस। क्या जी से है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। चलिए, जी इज कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा हो गया। अब बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? ओम। तो उसका उल्टा ना इसका हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स 1। करे इसका अगर ओम है तो जी का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स 1। या फिर इसको हम लोग कर दे दूसरा, एम एच ओ, मो, इसको उल्टा कर दीजिए, एम एच ओ। ठीक है, और एक और यूनिट होता है इसका, इसका यूनिट होता है साइमन। साइमन, जिसको ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे एस। अब समझिए कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना करंट फ्लो करा रहा है, समझ में। जैसे रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, समझ में आया। यहां पे जैसे फिजिक्स में पढ़िएगा, ये रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पूरा तार कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। इसका मतलब रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट लेंथ कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, समझ में आ रहा है। पर यूनिट लेंथ कितना रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है। पूरे तार में मान लीजिए 10 ओम का रेसिस्टेंस है, इतना रुकावट हो रहा है पूरे तार में, तो स्मॉलेस्ट लेंथ में कितना रुकावट हो रहा है, समझ में आया। तो स्मॉलेस्ट लेंथ में जितना, फिर आप मिस कर दिए, स्मॉलेस्ट लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। पूरा तार 10 ओम रेसिस्टेंस कर रहा है, तो यूनिट सेल में मान लीजिए यूनिट लेंथ में अगर 1 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 ओम। और पूरा रेसिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम, समझ में आया। उसी तरह से पूरा सॉल्यूशन कितना कंडक्टेंस फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा है, दिस इज नोन एज कंडक्टेंस। यूनिट वॉल्यूम के द्वारा 1 सेंटीमीटर क्यूब, उतना वॉल्यूम के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या क्या बोलते थे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उसको क्या बोलते, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कहाँ मिस करते हैं आप लोग क्लास। क्लास में है अभी, क्लास में। देखिए आप लोग के लिए जितना बड़ा चैलेंज है ना, उससे ज्यादा चैलेंज मेरे लिए है, क्योंकि हम जब चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ, मैडम से बात हुआ है, मैडम बोलिए कि आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए कि यहाँ से कम 10 गो लड़का निकल जाना चाहिए टीचर में, हम लिख के देते हैं, हम करवाएंगे जरूर, वो मेरा जिम्मेदारी है, कम से कम 10 गो का बात हो। लेकिन ढंग से पढ़, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए आप लोग। ऐसा आप जितना भी हम पढ़ाए होंगे आप लोग देखे होंगे, कोई किताब उठाइए, नहीं बनता है क्या क्वेश्चन, जो टॉपिक उठा लीजिए, हम जो पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो मान लीजिए, है ना। तो ये जिम्मेदारी हम लिए हुए हैं कि 10 को निकालना है यहाँ से। अब ये आप लोग के ऊपर है, तो आप जितना मेहनत कीजिए। हाँ, नहीं 10 को तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई छुपा रुस्तम तो भी तो होता है बहुजन, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है किसी का, होता है कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आता है। इसीलिए किसी को डिसहार्टन नहीं होना है, कोई ना कोई मेहनत करते रहिए। हम तो एक बता रहे हैं, मेरा फ्रेंड था 9 तक एकदम खत्म, खाली बदमाशी में, 10th में जैसे तैसे आया, उसका 62% फर्स्ट डिवीजन आ गया, तो हमको शक हुआ कि चीटिंग उटिंग करके। लेकिन 11th में 12th में जब आया ना, अब फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग निकाल लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब एकदम दंग रह गया, बाप रे, अभी बहुत अच्छा रैंक के साथ, मतलब हम लोग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। अनएक्सपेक्टेड है ना, जिसका हम लोग सोचे नहीं थे। अब वो क्या किसी को बताने जा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं बहुत, नहीं ना, चोरी छुपे अपना काम किया और निकल गया। वैसा भी स्टूडेंट होता है बहुत सा। अरे 10 को तो हम देख के इसे बता सकते हैं ना, ये जो टारगेट में है ये सब निकालने का हमको उम्मीद लग रहा है कि यहाँ से, हमको उम्मीद लग रहा है कि यहाँ से रिजल्ट आएगा हमको, उसके अलावा भी 1-2 को छुपा वो सब निकलेगा। चलिए यहाँ से हो गया। तो हम लोग देख लिए कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब पूरा सॉल्यूशन के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम के द्वारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अब नेक्स्ट,
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं, स्पेसिफिक वैसे मत लिखिए तो रेसिस्टिविटी हो जाएगा, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग लिखेंगे इसको के से, और के को क्या बोलेंगे हम लोग, कप्पा, कप्पा, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंस बाय कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना ml, 1 ml। तो 1 ml के द्वारा कितना, 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा कितना करंट फ्लो कराया जा रहा है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। समझ में आ गया। और टोटल सॉल्यूशन के द्वारा कितना करंट फ्लो करा रहा है, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, ठीक है। नाउ अब देखिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अच्छा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि जैसे हम लोग कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टेंस किए थे ना, उसी तरह से कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी करें। कप्पा क्या है, कंडक्टेंस बाय यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस बाय यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, ठीक उसका उल्टा ना होगा। तो यूनिट वॉल्यूम के द्वारा जितना करंट रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेसिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी यूनिट वॉल्यूम के द्वारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, उल्टा हुआ एक दूसरे का। वाह। अब चलिए ओम्स लॉ में चलते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला ये वाला पढ़े ना फिजिक्स में, पढ़े ओम्स लॉ। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वायर जितना पतला उतना कम फ्लो करेगा करंट, जितना मोटा तार, है ना, जितना पतला रास्ता उतना धीरे धीरे गाड़ी, जितना चौड़ा रास्ता भागेगा गाड़ी, है ना। चलिए अब इस फॉर्मूला में हम लोग ये सब चीज बढ़ाते हैं। देखिए तो आर के जगह पे हम 1 बाई जी कर दें। आर और जी एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं बताइए, तो आर के जगह पे 1 बाई, चलिए यहां पे देखिए तो इसके जगह पे हम लोग 1 बाई कप्पा डाल दे। यहां देखिए 1 बाई कप्पा इंटू एल बाई ए। नाउ ये तो लेंथ ऑफ द वायर था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में देखिएगा यहां पे ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहां से यहां लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। कितना लेंथ है सॉल्यूशन का, लेंथ कितना है, इतना दूर तक है। पाइप हम इतना लिए हैं, इतना भी ले सकते थे, इतना लेंथ लिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, इतना ही ना है। अरे यहीं पर यहां देखिए ये जो इलेक्ट्रोड लगा है इसी पर जाके आयंस टकराएगा, जाके आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही ना हुआ, समझ में आया। तो एरिया ऑफ फ्रैक्शन वहां पर ये हुआ। तार के केस में तो मोटा का तार कितना वो हम लोग देखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोड कितना चौड़ा है। पतला डालेंगे तो सरफेस एरिया कम ना हो जाएगा, लंबा इलेक्ट्रोड डालेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा टकराएगा आयंस जाके। अगर छोटा रखिएगा तो आयंस जाके इधर टकराएगा, कोई वैल्यू होगा क्या। और यहां ना टकराना चाहिए आयन को, तब ना करंट फ्लो करेगा। तो एरिया जितना बड़ा रखिएगा उतना जाके आयंस टकराएगा उससे, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे लिखे हम। अच्छा एल बाई ए जो वैल्यू होता है ये तो फिक्स रहता है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक ये जो सेल्स होता है ये सब जानते हैं, बाजार में मिलता है, आप जानते हैं एलईडी टीवी जो होता है ये सब में
लैपटॉप्स में, बहुत सारी चीज में ये सब यूज होता है, ये सब बाजार में बिकता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स मिलता है, और वो नंबर से याद करते हैं, आपको नंबर बताना होगा, वो दुकानदार दे देगा आपको उस नंबर। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब बाजार में लीजिएगा आप, तो उसका लेंथ और जो लेंथ और एरिया वो तो फिक्स रहेगा ना, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, होगा कि नहीं बताइए। अगर पर्टिकुलर लेंथ का मांगिएगा आप उससे, तो उसका लेंथ और एरिया हमेशा क्या रहेगा, तो दिस वैल्यू इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा कप्पा को इधर ले जाइए, जी को इधर लिखिए, और एल बाई इधर ए कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए होगा। मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। एल बाई क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट है ना भाई। तो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट में उसका लेंथ और एरिया। हो गया। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को हम लोग एल बाई ए को हम लोग जी, ये ऐसे मान लीजिए दिस इज सेल कांस्टेंट, और केवल जी रहेगा तो कंडक्टेंस, और जी स्टार रहेगा तो सेल कांस्टेंट। समझ में आ गया। नाउ तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताइए, सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा हो जाएगा। ये लेंथ है, ये एरिया है सेंटीमीटर। अब बोले ऐसा मीटर में क्या नहीं लिख रहे हैं, तो मीटर साइज का सेल बनाएंगे हम, तो सेंटीमीटर छोटा छोटा ना रहेगा बाजार में। आजकल तो सब कुछ छोटा छोटा हो गया है। पहले टीवी 2 आदमी उठाता था, 2 को 3 को मिलकर, अरे भारी है भाई 3 जगह से पकड़ो, पता था कि नहीं पहले। अभी एक हाथ में लटकाए चल दिए। पहले का रेडियो देखते थे, पुराना जमाना का फिल्म देखिए, ऐसे वो वाला कुर्सी में सूत के ऐसे करके रेडियो सुन रहा है, देखे पुराने जमाने का रेडियो इतना बड़ा बड़ा होता था। आज तो आईपॉड हो गया, और क्या वो भी खत्म हुआ, तो सब कुछ तो मोबाइले में है। हो गया यहां तक। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट। अब कप्पा का यूनिट क्या होगा, कप्पा का भी तो यूनिट निकाले हम लोग, है ना। तो यूनिट ऑफ कप्पा देखते हैं, चलिए यहां से निकाल लीजिए आप, यूनिट ऑफ कप्पा। चलिए यहां देखिए, इसको हम लोग क्या लिखे, 1/z है। आप देखिए कप्पा, यहां से देख लीजिए, यहां से कप्पा को देखिए, इसका क्या है साइमन, और इसका क्या है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो गया, कप्पा का यूनिट तो आ गया मेरे पास, तुरंत आ गया, यहीं से आ गया मेरा। तो इसका साइमन है सेंटीमीटर इनवर्स। ये ऊपर में है भाई, साथ में मत लिख दीजिएगा, बहुत बहुत लोग ऐसा भी करेगा। यहाँ पे इसको ऊपर रखिएगा, -1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 1। चलिए आज भर के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अगले क्लास में हम लोग इसी पर बेस्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर बेस्ड जो हम लोग अभी देखे हैं ये सब चीज, इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जहाँ पे स्टूडेंट लोग थ्योरी पढ़ने से डरता है, लोग स्टेटमेंट पढ़ने से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।